जय हिंद। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास से किस संबंध में होने वाली, क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इसकी जानकारी, इसका अंदाज़ा आपको थंबनेल को देख करके लग गया होगा। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या हो जाता है आपका महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे क्लास में आते हैं, क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका महिला आयोग। महिला आयोग के बारे में अगर हम बात कर लें, जैसा कि हमने मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करी थी, स्तरीकरण के बारे में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम बात करें महिला आयोग के बारे में, तो यहाँ पे दो स्तरों पे इसको क्या है गठित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य के स्तर पर क्या है राज्य महिला आयोग। आपके सिलेबस में जो स्पेसिफिकली मेंशनड है वो क्या है राज्य महिला आयोग। देखो हम सभी जगह क्या है राष्ट्रीय वाला भी साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मानवाधिकार सिर्फ आपको राज्य का दिया हुआ था, हमने राष्ट्रीय का पढ़ा। महिला आयोग भी आपको सिर्फ राज्य का दिया हुआ, हमने राष्ट्रीय का पढ़ा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कनेक्टिविटी आपकी क्या है बनी रहे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं राष्ट्रीय और राज्य, ये दोनों एक ही अधिनियम से निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, उसी अधिनियम से राष्ट्रीय वाले की स्थापना कर दी गई और उसी वाले से राज्य में जो अलग अलग वो चल रहे हैं, आयोग चल रहे हैं, उससे संबंधित उनकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो आपको एक बेसिक क्लियर हो राष्ट्रीय के बारे में भी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सभी के बारे में चर्चा करते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जो एक बेसिक जो बातें होती हैं उनको अगर हम देख लें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व की हैं, वो क्या है, एक यह तो एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्यों है? क्योंकि यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित किया गया था। इस बात को हमने कई बार स्पष्ट कर दिया है आप लोगों को कि अगर कोई आयोग, अगर कोई निकाय, अगर कोई बॉडी किसी अधिनियम के तहत, किसी एक्ट के तहत, किसी कानून से गठित होती है तो वो क्या कहलाती है? सांविधिक अथवा विधिक निकाय कहलाती है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत ये एक सांविधिक निकाय बनाया गया, तो ये कब बनाया गया? 31 जनवरी 1992 को बनाया गया। कब बनाया गया? 31 जनवरी 1992 को बनाया गया था। ठीक है, ये जो अधिनियम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, इसमें के तहत क्या है, तो 5 अध्याय में 17 धाराओं के तहत बातें की गई। ठीक है, 5 अध्याय और 17 धाराओं के तहत क्या की है इसमें बातें की। अधिनियम संख्या क्या है? 20 है, ये भी आपको याद रखना है। होता क्या है, जब भी कोई कानून आता है उसमें एक संख्या डली रहती है, वो संख्या क्या होती है? उस वर्ष की होती है अथवा उस सीक्वेंस की होती है। तो एक सीक्वेंस डाला जाता है, एक क्रमांक डाला जाता है। ठीक है, तो अधिनियम क्रमांक क्या हो गया? 20 हो गया, तो वो भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आ गया? 1990 में। पहला ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें 5 अध्याय हैं, 17 धाराएं हैं, अधिनियम क्रमांक 20 है। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? 31 जनवरी 1992 को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का गठन कर दिया गया, जो कि एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। ठीक है, और जो किसके तहत काम करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसकी अभी भारत सरकार में मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। ठीक है, कौन है? स्मृति ईरानी है। तो इतनी बातें क्या थी बेसिक इसके बारे में। नेक्स्ट आता है आपका इसकी संरचना क्या होती है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की संरचना, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और 5 क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष कौन होगा? तो ऐसा व्यक्ति जिससे अपना जीवन महिलाओं के हितों के लिए समर्पित किया हो, उसकी नियुक्ति क्या है? केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? किसी को भी बना सकते हो अध्यक्ष। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब क्या होता है? किसी को भी बना सकते हो। ठीक है, महिलाओं के हितों के लिए समर्पित किया, अपना जीवन कैसे पता करेंगे आप? ठीक है, उसका पता करने कोई पैमाना नहीं होता है, तो इसमें किसी को भी बना सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सदस्य। सदस्यों में क्या होंगे? 5 सदस्य होंगे। 5 के पांचों सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के हितों में काम करें क्योंकि महिला आयोग है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है कि कम से कम एक सदस्य कहाँ से होना चाहिए? SC ST वर्ग से होना चाहिए। ठीक है, तो एक अध्यक्ष होगा प्लस 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्यों में से एक सदस्य कैसा होना चाहिए? SC अथवा ST का होना चाहिए। इतनी बातें आपको क्या है याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इतनी बातें आपके लिए काम की, इस पॉइंट से यहाँ से संरचना से निकल करके आती हैं। अब आता है सदस्य सचिव, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे 5 सदस्य होंगे, उन 5 सदस्यों में से एक मेंबर कौन होगा? सदस्य सचिव होगा। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और योग्यता क्या होनी चाहिए? तो प्रबंधन या समाजशास्त्री गतिविधियों का विशेषज्ञ हो और यूपीएससी से संबंधित। यूपीएससी संबंधित मतलब उसका चयन किस प्रक्रिया से हुआ हो? यूपीएससी की प्रक्रिया से हुआ हो। ठीक है, उसका चयन कैसे हुआ होगा? यूपीएससी की प्रक्रिया से। ये क्या है? पूरा पूर्णतः सरकारी सदस्य होता है। ये क्या होता है? पूर्णतः सरकारी मेंबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सदस्य सचिव हो गया। तो नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा। योग्यता क्या होनी चाहिए? इस प्रकार से इसकी योग्यताएं होनी चाहिए। ये भी क्या होता है? 1+5 वाली जो बात की गई थी, तो ये 5 का ही क्या है? एक अंग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका पदावधि एवं सेवा शर्तें। इनका कार्यकाल वगैरह क्या होता है और सेवा शर्तें क्या होती हैं। तो कार्यकाल का जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो नियम वो क्या है, 365 का चल रहा है। मतलब या तो आपका कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा हो गया हो अथवा आयु आपकी क्या हो गई हो, 3 वर्ष की 65 वर्ष की पूरी हो गई हो। इन दोनों में से जो भी पूरा पहले पूरा होगा उसके अनुसार क्या हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर क्या हो सकता है आपका अभी ये 3 साल पूरे ना हुए हो, 2.5 साल ही हुए हो, लेकिन आपकी उम्र 65 साल हो गई है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा इस्तीफा दे सकते हैं। ये किसको इस्तीफा देंगे, जिसने अपॉइंट किया है। अपॉइंट किसने किया था, केंद्र सरकार ने किया था। ठीक है। तो केंद्र सरकार को इस्तीफा दे सकते हैं। इनको हटाया जा सकता है नौकरी से, निष्कासित किया जा सकता है। कौन हटा सकता है, जो अपॉइंट करेगा। अपॉइंट कौन किया था, केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार हटा सकती है। अब आता है कि निष्कासन कैसे करेंगे, किन किन आधारों पर निष्कासन होगा। तो निष्कासन के कई सारे ढेर सारे आधार होते हैं। यहाँ पे 2-3 मैंने लिखे हुए हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया है, अब विकृत हो गया है। विकृत मतलब क्या हो गया है कि उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में नहीं है। लगातार 3 अधिवेशनों में क्या है, वो गायब है, बिना बताए गायब है, छुट्टी में है। ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने से पूर्व सुनवाई का अधिकार क्या किया गया, प्रदान किया गया। मतलब अगर आप उसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो उसको अपना मत रखने का क्या देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, वो भी अपना विचार प्रकट करे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये बातें हो गई आपकी बेसिक। अब जो अगला महत्वपूर्ण चीज आती है आपका कि आयोग के अब तक के अध्यक्ष। तो आयोग के अब तक के अध्यक्षों की संख्या बहुत ही लिमिटेड है। 92 से 95 में। तो आपको सबसे पहला नाम याद रखना, वो क्या है, जयंती पटनायक। ये पहली आयोग की अध्यक्षा थी। ठीक है। आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी, श्रीमती जयंती पटनायक जी। ठीक है। जयंती पटनायक का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा नाम याद रखना है आपको, गिरिजा व्यास का। ये पहली ऐसी अध्यक्षा थी जो 2 बार बनी थी लगातार। ठीक है। 5 से 8 और 8 से 11। ठीक है। तो गिरिजा व्यास जी हो गई, उसको उनका नाम याद रखना है। और अभी जो लेटेस्ट है वो है रेखा शर्मा। इनका भी रीअपॉइंटमेंट हुआ है, रेखा शर्मा का भी रीअपॉइंटमेंट हुआ है। 2021 में इनका पुनः अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है। तो इतने नाम याद रखने, जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा। वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा। ये तो क्या था आपका महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर था। अब आते हैं राज्य महिला आयोग, जो कि आपके सिलेबस में मेंशनड है। राज्य महिला आयोग अगेन उसका स्वरूप कैसा होगा, सांविधिक होगा। क्यों, क्योंकि उसी अधिनियम से क्या है, उसका गठन किया गया है। इसके लिए बाद में क्या किया गया था, एक अलग से राज्य सरकार द्वारा भी एक अधिनियम लेके आया गया। ठीक है। वो अधिनियम क्या था, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 हमने वहां पे क्या डिस्कस किया, केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया और केंद्र सरकार के उस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है। उसके बारे में हमने वहां पे चर्चा कर ली। ठीक है। 1990 में क्या आया था, वो अधिनियम आया था। लेकिन और उस इसी अधिनियम में राज्य महिला आयोग जो होते हैं उनके भी गठन का भी प्रावधान किया गया है। परंतु राज्य सरकारों द्वारा स्वयं भी इस दिशा में क्या की गई, पहल की गई। और स्वयं वो अपने स्तर पर क्या लेकर के आए, कानून लेकर के आए। जैसा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने ये काम कब किया, 1995 में किया। 1995 में उन्होंने क्या किया, अधिनियम लेकर के आया, धारा 3 के तहत क्या कर दिया, राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया। ठीक है। धारा 3 के तहत अब ये गठन हुआ कब, ये फाइनल कब निकल करके आता है हमको, 23 मार्च 1998 को ये फाइनल कार्य पूरा होता है। ठीक है। 23 मार्च 1998 को। ये जो राज्य महिला आयोग है इसकी प्रथम अध्यक्षा कौन थी, हेमवती पोर्ते। हेमवती पोर्ते नाम आपको याद रखने की आवश्यकता है पूर्ण रूपेण। ठीक है। तो प्रथम अध्यक्षा कौन थी इसकी, हेमवती पोर्ते। ठीक है। अब आता है इसकी संरचना क्या है। जैसे कि हमने वहाँ पीछे संरचना देखी 1+5 की, वैसे ही संरचना यहाँ पे भी होती होगी। तो यहाँ पे टोटल 7 लोग होते हैं। 7 लोग में अध्यक्ष भी समाहित है और सदस्य भी समाहित हैं। 7 में अध्यक्ष भी शामिल है और सदस्य भी शामिल है। तो अब ये हम 7 को तोड़ना चालू करते हैं। ठीक है। 7 को तोड़ेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति बाहर कौन निकल के आएगा, अध्यक्ष निकल के आएगा। ठीक है। अब बचे आपके पास 6। 7 में से एक व्यक्ति आपने निकाल दिया, कौन, अध्यक्ष। जो कि क्या होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उसको। क्या दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उसको। ठीक है। बचे 6 लोग। 6 में से 5 सदस्य कौन होंगे, अशासकीय सदस्य होंगे, जिनको क्या है, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। ये कोई प्रख्यात अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य शिक्षा का विशेषज्ञ, अन्य अन्य क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं। इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये अशासकीय सदस्य होते हैं। 5 संख्या होती है इनकी। कितनी संख्या होती, 5 संख्या। टोटल 7 लोग थे। 7 में से एक कौन हो गया, आपका अध्यक्ष हो गया। 5 कौन हो गए, अशासकीय सदस्य हो गए। बचा कौन, एक व्यक्ति बचा। वो जो एक व्यक्ति होता है वो कौन होता है, शासकीय सदस्य होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदस्य सचिव बोलते हैं, सरकारी अधिकारी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, सदस्य सचिव बोला जाता है। ठीक है। सदस्य सचिव बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो 1+5+1 की कहानी हो गई, जो कहाँ पे खत्म होती है, टोटल 7 में खत्म होती है। अब 6 सदस्यों में से, ठीक है, ये तो एक अध्यक्ष हो गया। तो ये जो 6 सदस्य हैं, इन 6 सदस्यों में से क्रमशः एक SC ST से होना चाहिए और एक OBC होना चाहिए।
SC अथवा ST से एक हो जाए और एक OBC से हो जाए, ठीक है। और ये जो एक शासकीय संस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, सदस्य सचिव बोलते हैं, ये जो सदस्य सचिव हो क्या होगा, उप सचिव श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए। कैसा, ये तो सरकारी अधिकारी होगा पर किस श्रेणी का होगा, उप सचिव के रैंक का होगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। वन क्या हो गया, अध्यक्ष हो गया जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा, बचे 6 लोग, 6 में से 5 कौन हो गए, अशासकीय सदस्य हो गए, और एक क्या हो गया, शासकीय सदस्य हो गया। अशासकीय सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा होता है। जो शासकीय सदस्य जिसको हम क्या बोलते हैं, सदस्य सचिव बोलते हैं, वो उप सचिव श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए। और इन 6 में से एक मेंबर क्या होना चाहिए, SC ST से होना चाहिए, और एक मेंबर किससे होना चाहिए, OBC से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पदावधि। इनकी पदावधि भी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह क्या होती है, 365 की होती है, 3 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य सरकार द्वारा इनको राज्य सरकार को इस्तीफा दे सकते हैं, राज्य सरकार इनको हटा सकता है। किन किन आधारों पर हटाएगा, जो आधार हमने पीछे डिस्कस किए राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए, वही आधार यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, लागू हो जाते हैं, ठीक है। देन आता है वेतन भत्ता क्या होगा। तो वेतन भत्ते अध्यक्ष सदस्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा अनुदान में से दिए जाते हैं। अच्छे से याद रखना है, कई बार अधिकांश जगह आपने क्या लिखा देखा होगा कि वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, संचित निधि से दिए जाएंगे। देखो, संचित निधि से वेतन भत्ते सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो किस प्रकार के पद में होते हैं, संवैधानिक पद में होते हैं। किस प्रकार के पद में होते हैं, संवैधानिक पद में होते हैं। शेष सभी लोगों के वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में क्या है, प्रदान किए जाते हैं। अब आता है आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी। तो जिनकी सभी जितने भी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। क्या किस चीज़ के लिए, कि मतलब सीधी सी बात है ना, आप अध्यक्ष रख दिए, सदस्य रख दिए, सदस्य सचिव रख दिए, ये मिल करके तो पूरा विभाग आयोग चला नहीं लेंगे, तो और भी ढेर सारे अधिकारियों को आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कार्यों को आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ढेर सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए क्या किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आयोग द्वारा अपनी प्रक्रियाओं का स्वयं विनियमन किया जाता है। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित होते हैं और आयोग की प्रतिवर्ष 2 बैठकें क्या होती हैं, अवश्य होती हैं। मतलब मैक्सिमम जो गैप होने वाला है, कितना होने वाला है, 6 महीने का गैप होने वाला है। मतलब 6 महीने, एक बैठक के पश्चात, एक बैठक आज समझ लो हो गई, तो अगली बैठक क्या हो जाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ही 6वां महीना खत्म होगा तब कंडक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक साल में 2 बैठकें होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 2 बैठकों के बाद क्या है, 6 माह से अंतराल, 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होगा, वही हमने डिस्कस किया। और समय व स्थान आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब उनको भोपाल में मिलना है, इंदौर में मिलना है, पान की गुमठी में मिलना है, कहाँ मिलना है, वो सब वो स्वयं डिसाइड करते रहेंगे। मतलब आयोग वाले लोग डिसाइड करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी समितियां क्या क्या होती हैं। तो आयोग द्वारा गठन किया जाता है कई सारी समितियों का, समय समय पर विशेष मुद्दों को निपटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि महिलाओं संबंधी विशेष मुद्दे आते रहते हैं, उनके समाधान के लिए समितियों का गठन किया जाता है। इसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आयोग उचित समझे, लेकिन आयोग के सदस्यों के अतिरिक्त बैठक में भागीदारी करने में निर्धारित प्राप्त होते हैं, ठीक है। आयोग की बैठकों में भाग ले सकेंगे और मत प्रस्तुत कर सकेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, आयोग की बैठक में भाग ले सकते हैं कौन, समिति के सदस्य, अपना विचार रख सकते हैं, मत प्रस्तुत करना मतलब विचार रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैठक में भाग लेंगे, विचार प्रस्तुत करेंगे, पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ये वैसी प्रक्रिया होगी जैसे आपने कैग में पढ़ा होगा। कैग क्या करता है, संसद की प्रक्रिया में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, वहां पे अपना विचार प्रकट कर सकता है, पर जब मतदान की बात आएगी तो मतदान नहीं कर सकता है वो, ठीक है। ये वाली आपने कैग वाली बात पहले कभी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अब आता है राज्य महिला आयोग के अध्यक्षों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली अध्यक्षा कौन थी, हेमवती पोर्ते, उसको हमने देख लिया था। बाद का डेटा क्या हो जाता है, सरकार की वेबसाइट में मिलता नहीं है, कहीं भी डेटा पूरा गायब है, ठीक है। आप लोगों को अगर मिले तो मेरे से भी शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मुश्किल हो रही है उसको डेटा को ढूंढने में, ठीक है। उसके बाद मतलब फिर भी 2011 के आसपास से चीज़ें मिलना चालू होती हैं। तो 2011 से क्या है, कृष्णकांता तोमर को बनाया गया था, ठीक है। कृष्णकांता तोमर 2011 में थी। उपमा राय 2014 में बनाई गई थी। 2017 में लता वानखेड़े को बनाया गया था। 2020 में कांग्रेस सरकार जब गिर रही थी तब उनने जाते जाते क्या बना दिया था, किसको बना दिया था, शोभा ओझा को बनाया था। शोभा ओझा ने अभी जून 2022 में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। शोभा ओझा ने जून 2022 में इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद क्या है, रिक्त है, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है, अकॉर्डिंग टू उनकी वेबसाइट अभी रिक्त है। अन्य कहीं जगहों पर भी इसके संबंध में कोई डेटा नहीं मिल रहा है, तो हम फिलहाल मान के चल सकते हैं कि यह पद क्या है, अभी खाली है, ठीक है। तो एक नौकरी खाली है, आप लोग सरकार को बोल दो कि एक नौकरी यहाँ पे भी निकाल सकती है सरकार, ठीक है। 10-12 साल में उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर करके काम कर सकती है, ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग था। ठीक है, दूसरा हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना था, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो ये किसके तहत गठित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के तहत। किसके तहत, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के तहत इसका गठन किया जाता है। पहली बार गठन कब किया गया, 23 अक्टूबर 1996 किया गया था। पहली बार गठन कब किया गया था, 23 अक्टूबर 1996 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। संगठन कैसे काम करता है, इसके संगठन या संरचना क्या है, तो एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष का होता है। ठीक है, क्या क्या बातें डिस्कस करी अभी हमने। अधिनियम क्या कब आया, 1996 में आता है। गठन कब हुआ, 23 अक्टूबर 96 को हुआ। मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। संगठन या संरचना क्या होती है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष का होता है। विशेष क्या है, तो मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक से वित्त एवं विकास के लिए 29 दिसंबर 1994 को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना की गई थी। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के समेकित कल्याण के लिए क्या गठित किया गया, 1994 में वित्त विकास निगम का गठन किया गया था, जो इस संबंध में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब ये चीज़ हमसे यहाँ पे पीछे छूट गई, इसको कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया पीछे, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पर एक जो चीज़ छूट गई वो क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना क्या की गई थी, एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। कैसा, विधायी आयोग, मतलब सीधी सी बात है, जो पीछे हमने जितने भी आयोग पढ़े वो सब विधायी आयोग थे अथवा सांविधिक आयोग थे। ठीक है, विधायी और सांविधिक दोनों एक ही शब्द होते हैं। और अगर चूंकि वो सांविधिक आयोग तो कुछ कानून होगा। कानून क्या था, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 जो संसद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये पूरे भारत देश में लागू है। पूरे भारत देश में क्या इसका प्रभाव है, विस्तृत है। ठीक है, कब से लागू किया गया था, तो इसको 17/5/1993, 17 मई 1993 से क्या किया गया था, प्रभावी किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, अब आता है कि अल्पसंख्यक क्या होगा, हमारे देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा यहाँ से क्या की गई है, तय की गई है। थोड़ा सा उसके संबंध में प्रकाश डाला गया है, पूर्ण प्रकाश अभी भी नहीं डाला गया। ठीक है, क्या बात कर दी गई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या पॉइंट छोड़ दिया गया यहाँ पर, क्या पॉइंट यहाँ पर बात कह दी गई, अल्पसंख्यक वह होगा जिसको केंद्र सरकार क्या करेगी, अधिसूचित करेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किसको किसको अधिसूचित किया गया है, तो टोटल 6 ऐसे वर्ग हैं, 6 ऐसे समुदाय हैं, 6 ऐसे मजहब हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन से, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। लेटेस्ट कौन है, जैन है। लेटेस्ट कौन है, जैन है। तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ये टोटल 6 लोगों को क्या प्रदान किया गया है, अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है इस सेड अधिनियम के तहत। और अल्पसंख्यक क्या होगा इसके संबंध में, जैसे आर्टिकल 29 और 30 आप अल्पसंख्यक के बारे में बात करता है, लेकिन आर्टिकल 29 और 30 इस बारे में बात नहीं करता है कि अल्पसंख्यक कौन होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, संविधान भी क्या है, साइलेंट है। संविधान भी क्या है, यहाँ पे मौन है अल्पसंख्यक की परिभाषा देने में। ठीक है, अब इसकी संरचना क्या होगी, तो आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, 1+1+5 होंगे, जिसमें से अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे उसमें क्या अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बीच होंगे। ठीक है, मतलब जो अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, ये सब के सब कहाँ से होने चाहिए, इन 6 समुदायों से होने चाहिए। कहाँ से होने चाहिए, इन 6 समुदायों से होना चाहिए। वर्तमान में आज की तारीख में इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, तो इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। इतनी बातें क्या है आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ से क्या होता है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। यहाँ से अभी क्या है, ये वाला क्लास भी आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।